सोशल मीडिया पर इन दिनों राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। 11 सितंबर से लगातार ट्वीट पर ट्रेंड कर रहा है तो सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। देश के कांग्रेस युवा टीम के साथ कई राज्यों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें युवा देश में रोजगार परीक्षा की रुकी हुई भर्तियों को लेकर नई भर्तियों की राह खोलने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों युवाओं ने पीएम को उनकी भाषा में ही जवाब दिया था, जिसमें रेलवे की नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं ने 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजाई। थाली इतनी जोर से बजी कि रेलवे ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। उधर अब गुरुवार को एनएसयूआई भी राष्ट्रव्यापी अभियान में पीएम मोदी को जगाने का अभियान चलाएगी। प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि पीएम हमेशा युवाओं की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ करने का समय अब आया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो देश के प्रधान सेवक की बनती है, जैसा कि वो हमेशा बताते हैं और जैसा कि वो अपने उन्मादी भाषणों में, अपनी लोक लुभावनी बातों में वो कहते हैं कि मैं युवाओं के लिए इस तरह के नए कयास लाऊंगा, इस तरह के नए प्रयास लाऊंगा, इस तरह के देश में नए आयाम स्थापित करूंगा। और वो अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। लगातार युवा देश का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। देश की सारी ताकत वो अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो वो लेके आए हैं, उससे वो इस पूरे देश की शिक्षा पर वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। जो देश में एक संघीय ढांचे की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उन्होंने नेस्तो नाबूद करने का ये कदम उठाया है। तो इस स्थितियों में जब वो ताकत सारी सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो कम से कम उन्हें जिम्मेदारी भी तो अपनी जो खुद की है उसका एहसास करना पड़ेगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच अब देश की जनता और युवाओं को प्रधान सेवक से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि प्रधान सेवक की हर बात को गंभीरता से ले रहे हैं। पिछले दिनों मन की बात में यहाँ जिक्र करना बेहद जरूरी है। 30 अगस्त को हुई मन की बात को सोशल मीडिया पर देखा जाए तो युवाओं ने पसंद करने के बजाय उसे डिसलाइक ज्यादा किया। इसकी खास वजह देश को आत्मनिर्भर बनाने में, खिलौना बनाने में जुटने का आह्वान। इस दौरान कमेंट बॉक्स में पीएम के 19 जनवरी 2018 के उस बयान का भी युवाओं ने जिक्र किया, जिसमें पकोड़ा बनाने को भी रोजगार माना गया था। हालांकि देश में भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाई रही है और जनता के बीच ये संदेश देने की कवायद कर रही है कि प्रधान सेवक जन सेवक है। बढ़ती बेरोजगारी की लाइन को कोरोना साइड इफेक्ट से 2 गुना कर दिया है। ऐसे में युवाओं में आक्रोश होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रधान सेवक के जन्मदिन के मौके पर देश के युवा रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार बंधु में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं रोजगार से जुड़े मुद्दे पर। रोजगार को लेके कभी भी देख सकते हैं, बात आज की नहीं है, लेकिन अभी जरूरी युग है कि वास्तव में देश में चल क्या रहा है। एक पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, तो दूसरी पार्टी यानी कि विपक्ष की कांग्रेस इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। क्या मायने हैं इसको लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि सरकार को किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। देखिए, डिबेट के कुछ मायने होते हैं, दर्शक हमें देखते हैं, वह जानना भी चाहते हैं कि चलिए सॉल्यूशन बताइए, हो क्या सकता है, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। तो कुछ इसी तरह के फैक्ट्स आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ HR कंसल्टेंट ऋचा महेंद्रा जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा साहब हैं, और राजस्थान विधानसभा के पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। बेरोजगारी एक मुद्दा है और मुद्दा राजनीतिक दल खुद ही बनाते हैं। पता नहीं बेरोजगारी को समझ पाए नहीं समझ पाए, व्यक्ति देखता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, मूल डेफिनेशन यही समझता है। लेकिन जब मैनिफेस्टो जारी होते हैं राजनीतिक दलों के, तो उसमें बाकायदा गरीबी, बेरोजगारी, महिला, किसान, ये वह वर्ग हैं जिसे कहें कि वोट के लिए फर्टाइल लैंड और जिसमें फसल अच्छे से कट सकती है, इमोशंस के साथ में खेला जाता है। लेकिन आज दुनिया के सामने बेरोजगारी जो है एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, केवल भारत की बात नहीं। लेकिन चलिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के वासिंदे, यहाँ की सरकार चुनते हैं, यहाँ के लोग वोट डालते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सपनों से ज्यादा हमें साकार करने वाले क्रम और कार्यक्रम लेने चाहिए। लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं कि हम दिखा क्या सकते हैं, आप बस उसी पे फोकस करना है। हो नहीं हो क्या की किस्मत है। तो वास्तव में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके मैं चाहूंगा कि सरकारें कुछ कर रही है कि हमारे इमोशन से ही खेला जा रहा है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि कोरोना जो काल है ना, ये बहुत नए लेसन देने आया है हर तबके के लोगों को। तो इसमें पॉलिटिशियंस भी अछूते नहीं है, जो हर बार वो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो अभी तक तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं। अब जो आने वाला टाइम आएगा, डेफिनेटली वो मैनिफेस्टो जो होंगे ना, वो भी चेंज होंगे, क्योंकि जनता को चाहिए होगा ग्राउंड रियलिटी। आज जो जिस तरह से रोजगार जा रहे हैं, कह रहे हैं 2 करोड़ से ऊपर नौकरियां जा चुकी है, और एक जो मध्यम वर्ग का जो इंसान है वो वाकई काफी परेशान है। और जिस तरह से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो जॉब्स हैं जो गए हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स हैं उनका तो कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि कौन लोग थे, जो मजदूर लोग थे वो क्या कमा रहे थे, क्या दिहाड़ी कमा रहे थे, उसका कोई डेटा अभी तक कंपाइल हुआ नहीं है पूरे नेशनल लेवल पे। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि एक बहुत इमोशनल इशू है, जिसको पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस है वो उसको कैश इन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे आज जो जरूरत है वो है कि नए एवेन्यूज को ढूंढने की। आप किस तरह से जॉब क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी हम लोग कुछ डेटा देख रहे थे कि उसमें जो आ रहा था कि आज भले बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो शटडाउन होने की कगार पर है, जहां पर बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट्स हैं उनके डिम हो गए हैं, मार्जिनल इनकम्स जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो हुए हैं। लेकिन कुछ एक दूसरा तबका भी है जहां पर जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, आज आप लैपटॉप की सेल के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे कि लैपटॉप्स डेफिनेटली वहां पर काफी ज्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ी है, आपकी फूड इंडस्ट्री की जो है कितने सारी चीजें, घर पर रहकर इंसान को क्या चाहिए, खाना, तो उसकी डिमांड बढ़ी है। तो आपको आज जो है अपना जो कोर जो इंटरेस्ट है ना, वो देखना है किस तरह किस तबके के लोगों को आप जॉब क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे न्यू पॉलिसीज, न्यू डायमेंशंस और उस पर न्यू इम्प्लीमेंटेशन की एक बहुत जरूरत है, और सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। आपने आत्मनिर्भर भारत का जो ऐलान किया है, डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव स्टेप है कि आपको क्या जरूरत पड़ी, आप हर चीज बाहर इम्पोर्ट कर रहे हो। आज के टाइम पर तो इम्पोर्ट, और जिस तरह से अभी कल हमने देखा प्याज तक को उन्होंने इम्पोर्ट को बैन किया है, क्योंकि अब हमारे खुद के देश में डोमेस्टिक व्यापार बढ़ाने की बहुत जरूरत है। डोमेस्टिक मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, डोमेस्टिक मार्केट में आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, डोमेस्टिक मार्केट में आप सप्लाई करिए,
और देखिए कैसे आपका जो एक डेफिसिट है, जो फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, वो भी कट होगा और जॉब्स भी जो लग रहा है नए डायमेंशंस में क्रिएट होंगे। तो होलिस्टिक एक बिल्कुल नई अप्रोच की जरूरत है आज के इस टाइम पर। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक चीज जो मैम ने बहुत बिल्कुल ठीक कही, पर एक चीज जो हिस्टोरिकली भी हम गलत कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास स्किल बिल्डिंग भी है, लेकिन एक डेटा है जो अपने को बताता है कि क्लास बी और क्लास सी टाउन्स में आज इवन जो एमबीएज या इंजीनियर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, ओनली 7% आर एम्प्लॉयबल। अदर देन दैट ऑल्सो स्किल बिल्डिंग के नाम पे वी हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज सेटअप, बट कितने लोग एम्प्लॉय हो पाते हैं? तो एक तो सबसे पहले वी हैव टू गो बैक एंड स्ट्रेंथन दिस। सेकेंडली हमें ये समझना पड़ेगा, लाइक मैम सो राइटली पॉइंटेड आउट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो वाइप आउट हो गई हैं। आज रामबाग होटल में भी आपको 2000 रुपीज में भी रूम मिलेगा, आप जाके नहीं रहेंगे। सो यू नो ट्रैवल होटल्स, तो हमें एक नए माइंडसेट की और रीस्किलिंग की बहुत जरूरत है, वेदर वो अपन लेबर के लेवल पे बात कर रहे हैं या हम व्हाइट कॉलर जॉब की बात कर रहे हैं। लेबर में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, बहुत सारी लेबर है जिसको कोर ज्वेलरी का काम आता था, आज वो राजस्थान छोड़ के चली गई है। अब हमें अगर जॉब्स क्रिएट करने हैं, सो लेबर जो माइग्रेंट लेबर राजस्थान में आ रही है, वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें उनको किस पे ट्रेन करना है। हमें एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ व्हाइट कॉलर स्टूडेंट्स, स्पेशली एमबीएज एंड इंजीनियर्स बढ़ानी पड़ेगी। हम उन्हें एक ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं जिससे दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, और उनके लिए इतना डीमोटिवेटिंग होता है बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन करके जाते हैं, अल्टीमेटली 7,000, 10,000, 12,000 का जॉब करते हैं। सो ये हिस्टोरिकली भी वी नॉट बीन डूइंग इट करेक्टली, एंड अब कोविड ने तो सब कुछ चेंज कर दिया, द जॉब्स हैव चेंज्ड, द पैराडाइम हैज शिफ्टेड। सो दिस इज व्हाट आई थिंक वी नीड टू रियली फोकस ऑन। ऑलरेडी हम लोग एक चैलेंज को फेस कर रहे थे और कोविड की वजह से एक बड़ी बात है, कैट की रिपोर्ट हाल ही में जो जारी की है, 1,75,00,000 के आसपास छोटे दुकानदार जो देश भर में, उनकी दुकानों पे ताले लटक सकते हैं। ये करीब 25 से 35% संख्या होगी इनकी, ये पोजीशन अभी जा रही है। तो निश्चित रूप से लोकल को वोकल बनाने का एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो रूट लाइन कैसे तय करें कि बैंक्स को समझाया जाए कि अगर वास्तव में कोई पैसा लेने के लिए आ रहा है तो आपको देना चाहिए, हर्डल्स नहीं लगे हैं उसमें। कई राइडर्स ऐसे होते हैं कि आप जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। सरकारों की नीयत पे शक नहीं होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसको चेक करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में हो क्या रहा है। ये तो हम चर्चा वो कर रहे हैं कि जो आपके पास में एक आंकड़े जो सामने आ पाते हैं, 1,20,00,000 युवा एवरी ईयर वो जॉब के लिए तैयार होकर के और एकेडमिक कैरियर से बाहर निकलते हैं। जैसे आप कह रहे हैं एमबीए, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग निकलते हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लेबर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूर है, जो कोविड में बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, हम अगर 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल उनको एक महीने के एक परिवार को दे भी देंगे तो एक सदस्य के खाते में एक महीने का 1 किलो आटा और 1 पाव दाल आती है, उससे क्या हो सकता है? नरेगा आपको चलिए एक बार के लिए पलायन रोक सकता है, आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके बच्चों की स्कूल की फीस है, उनको अच्छे से एजुकेट भी करना है। ये जो तमाम चीजें सरकारों को इन पर फोकस करने की आवश्यकता है। मैं हरिमोहन शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सरकार चाहे आपकी हो या फिर केंद्र में हो, आप भी केंद्र में रहे, लंबे समय तक आप लोगों ने गवर्न किया वहां सिस्टम को, और राजस्थान में आपकी सरकार है, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज बनती है। हम कहते हैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में कुछ हम ऐसी रूट लाइन बना रहे हैं कि जिसके आधार पे ये कह सकें कि हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति ठीक से गुजारा कर सकता है। वर्तमान में भी अगर उसको लें तो वो कम से कम ये महसूस करे कि सरकारें उनके साथ खड़ी हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो, बेरोजगार दिवस आप लोग मना रहे हैं, चलिए मनाइए, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जी हरिमोहन शर्मा साहब। जी, मैं सबसे पहले तो आप सेवा सप्ताह मनाने के उपलक्ष्य में जो आपने बहस का आयोजन किया, तो मैं कर्तव्य समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की अग्रिम बधाई दे दूँ, और इस बात के लिए भी उनको बधाई दूँ कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आगे आने वाले समय में वो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने का प्रयास न करें और प्रतिशोध की भावनाएं त्यागे। इस विश्वास के साथ में उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। देखो, आर्थिक रूप से जो देश इस समय चरमराया है,
वैसा अपने जीवन काल के 70 सालों में कभी भी आर्थिक दृष्टिकोण से ये बुरे दिन देखने को इस देश को नहीं मिले। 2300 दिन हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक बने हुए, और प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने 2300 दिन तक इस देश की सेवा करने का संकल्प निभाया है। हालात क्या हुए, आर्थिक नीतियां मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदार है। और आज जो देश के हालात हैं, एक और तो आप योजना तो जब बनाएंगे ना, जब आपके पास इस बात का डेटा हो कि कितने आदमी बेरोजगार हुए हैं, किस किस सेक्टर में कितने हुए हैं, कितने नए बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं, उनका डेटा ही जिस सरकार के पास न हो, डेटा ही उपलब्ध न हो, तो सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या योजना बनाए, वो परिकल्पना ही नहीं है। डेटा के बिना तो कोई योजना बन नहीं सकती। जो हालात बने आज की तारीख में, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था, पीयूष गोयल साहब ने कहा था, कोविड में कोई आर्थिक दर की गिरावट नहीं होगी, और आज देखिए इस देश के इतिहास में जो आर्थिक वृद्धि दर जो सर्वाधिक -25% तक -25% तक पहुंची है, उसके बाद भी पूरी सरकार आनंद का अनुभव कर रही है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, वो सब खुली किताब के रूप में आपके सामने। लॉकडाउन के कारण 20 से 30 साल के लगभग 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, फिर भी डेटा सरकार के पास नहीं है। आपने जियो को इनको बढ़ाने के लिए आपने 90,000 लोगों को बीएसएनएल से निकाल करके अपने घर भेज दिया। अब तक संगठित और असंगठित लोगों को लगभग 12 करोड़ और 20 लाख लोग अपने रोटी रोजी को तरस रहे हैं। और जो आपने जो सरकारों ने नौकरी सवाल है, एक छोटा सा सवाल है जी हरिमोहन जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ बोलें। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी। ये तो आप केंद्र पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, केंद्र की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसे खारिज नहीं कर रहा। संतोष गंगवार साहब का जो जवाब था, आप जिसका एतारांकित प्रश्न के जरिए जिक्र कर रहे हैं, वो भी मुझे कोई जिम्मेदार बयान नहीं लगा उनका। अगर अधिकारी ऐसे गुमराह कर रहे हैं तो उनकी गलती है। ये मंत्रालय लेके बैठे हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि हम राज्यों से जानकारी जुटाएं। लेकिन आपने एक पोर्टल बनाया, अभी हम सब लोगों को मालूम है कि राजस्थान में जो भी बाहर से लॉकडाउन के दरमियान लोग आए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते। कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, जो भी कुछ हो, 32 या 35 लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन हो पाया। लोगों को रोजगार दिया आप लोगों ने। तो ये बताइए कि हम सरकारों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, खड़ा करते भी हैं, लेकिन हम उस सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हैं कि इतने कम लोगों को हम क्यों लगा पा रहे हैं। काम तो बहुत सारे चल रहे हैं। हम देख रहे हैं प्लम्बर की भी आवश्यकता होनी चाहिए, आपको शटरिंग वाले की भी जरूरत होनी चाहिए, मिस्त्री की भी जरूरत होनी चाहिए, ड्राइवर की भी आवश्यकता होनी चाहिए। इस वक्त जो एक रिपोर्ट मैं देख रहा था मीडिया की, उसके हिसाब से तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर इनकी बिक्री बढ़ी है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पर्सनल व्हीकल होना चाहिए, कोविड के दौरान मैं अपने आप को सेफ महसूस कर सकूं। तो इस हिसाब से तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, फिर क्यों नहीं मिल पा रहे? रोजगार के अवसर नहीं मिलने का मूल कारण अर्थव्यवस्था का बिगड़ना है। अर्थव्यवस्था का बिगड़ने का आरंभ तो जहां नोटबंदी हुई और जहां जीएसटी लागू करने के जो तरीके हुए, आर्थिक दृष्टि से गिरावट की ओर राम रघु राजन ने पूरी भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी अनेक बार पत्रों के माध्यम से इनको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव दे चुके हैं, लेकिन उन सुझावों पर विचार करना तो दूर, बल्कि उनको तिरस्कृत किया गया कि नोटबंदी बिल्कुल सही है, जीएसटी में जिस प्रकार की बात हुई हमने सही किया है और हमने देश को नई दिशा देने का प्रयास किया है। कोविड में भी तो माननीय है, मैं आप लोगों को जानकारी आपको है, फिर भी ये कहूं, पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा था, कोविड का कोई असर नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था में विकास दर 9 से 10% रहेगी। हमारी वित्त मंत्री जी ने भी यही कहा। तो एक और तो कोविड के प्रभावों से ही प्रारंभ में वो इनकार करते रहे, और अब कोविड के प्रभावों का जो नतीजा सामने आया और जो आर्थिक स्थिति चरमरा करके जो बेरोजगारी की स्थितियां जो बनी, आज केंद्र सरकार ने जितने विज्ञापन निकाले उसमें से 500 और 600 आदमियों को ये नौकरी दे पाए हैं। केंद्र सरकार का देख लीजिए, सारे जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किस गिरावट कर रहे हैं।
आ रहा हूँ हरिमोहन जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, एक बड़ी बात ये निकल करके आती है कि 1991 में जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, उदारीकरण का दौर आया जिसे लागू किया गया। आज बीजेपी एनडीए ये बात कहती है कि जिन लोगों को जीएसटी या नोटबंदी पे सवाल खड़ा करने का अपना हक समझते, उन्हें बताना चाहिए कि देश में उदारीकरण कौन लेकर के आया, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर व्यापक और विपरीत असर पड़ा। हम इसे कैसे देखें? क्या बचा जा सकता था उस समय, और उसका इंपैक्ट आज तक जारी है? सर, अब इसको आप भारत का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि अगर हम बात करें 1991 की, तो उस टाइम तक भी जॉब्स जो थे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। जो यंगस्टर्स की संख्या थी वो काफी स्ट्रांग हो रही थी। इन्हें जो यूथ थे उनका डेटा बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयड यूथ का डेटा बढ़ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे थे। तो जो ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण की हम बात करें, वो नीड ऑफ द आवर बन चुकी थी। 1991 के बाद ही अगर हम देखें तो हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ था एकदम, अगर हम बोले, फास्ट ट्रैक पे गया। जॉब क्रिएशन शुरू हुई, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हुई। और अगर हम देखें तो जो यंगस्टर्स का जो एक्सपेंसेस का वो था, यानी स्पेंडिंग पावर जो था कंट्री में बढ़ा, वो 1991 के बाद ही बढ़ा है। तो ये तो हो गए उनके कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे दरमियान हम लोगों से जो गलती हुई वो ये हुई कि हम पूरे एमएनसीज के ऊपर ही डिपेंड हो गए। हमको ये पता था बाहर से जो कंपनीज आएंगी वही हमारे लिए जॉब क्रिएट करेंगी, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो एक वो लॉपसाइडेड व्यू हो गया। हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने लिए कैसे जॉब क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया, और जिसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। चैलेंजेस जिस तरह से हमारा ये जो हम बात कर रहे हैं, अपना डेफिसिट बढ़ता गया, हमारा रुपया जो था, रुपये का जो करेंसी डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये सारे उसके नेगेटिव आउटकम्स हैं। तो जो हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन आया, अच्छी चीज के लिए आया, लेकिन हमारी ओवर डिपेंडेंसी जो उसके ऊपर हुई, और हम लोग अपने दिमाग से सैचुरेटेड हो गए। हम लोगों ने बोल दिया कि अब इससे ज्यादा हम नहीं, ठीक है। हम लोग खुश थे, हमको अच्छे पैकेज मिल रहे थे, जितने पैकेज मिल रहे थे हम उससे काफी प्रसन्न थे एकदम, कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, आप हमें पैसा दो। तो वो एक इकोनॉमिक स्लेवरी बोल दो उसको, मुझे लगता है कोई गलत नहीं होगा ये वाला टर्म भी अगर हम यूज करें तो उसको हमने ज्यादा कैश इन कर लिया। लेकिन आज जब कोविड आया है तो एक हम लोगों की शायद बोला कि जो हम स्लम्बर सो रहे थे अभी तक, जो जागे हैं कि भैया नहीं, हमको हमारे ऊपर भी खड़े होना है। मैन्युफैक्चरिंग आज हमारी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। कहीं ना कहीं जितने सेक्टर्स हैं उसमें हमको खुद को अपनी कंट्री में रोजगार के नए एवेन्यूज जनरेट करने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जी ऋचा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। आप तो एचआर से जुड़ी हुई हैं और खुद भी देखती हैं लोगों को, काउंसलिंग भी करती हैं उनकी। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कोविड से पहले ये चुनौतियां थी, लोग आते भी होंगे, उस समय भी हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये एक अलग तरह की चुनौती बन गई है। अब ये कह सकते हैं कि ड्यूअल चैलेंज अभी इंडिया के सामने भी है, हमारे सामने भी है कि अब हम करेंगे क्या। क्योंकि पहले जो लोग रोजगार कर रहे थे, अगर कोई थड़ी भी लगा करके बैठता था तो उस एक आदमी को वो एम्प्लॉय करने की कोशिश करता था कि मेरे साथ में एक आदमी और जोड़ सकता हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों जो पोहे बेचने वाले हैं, वो भी एक आदमी को एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। कोई दुकान पे है, वो भी बैठता 5 लोगों को रोजगार देता था। लेकिन अभी बदल गई हैं परिस्थितियां। तो ऐसे टाइम पे क्या वास्तव में सरकारों को कोई ऐसे सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, या कुछ ऐसा रूट प्लान तैयार करना चाहिए जिसपे फोकस किया जा सके? इसके अंदर 3-4 चीजें हैं। एक सरकार का हिस्सा है और एक इंडिविजुअल्स का हिस्सा है। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगी कि एक हमारा एक ड्राइवर है, वो हमारे यहाँ पार्ट टाइम काम करता है और वो एक स्कूल में भी एम्प्लॉयड है। एंड हुआ क्या कि क्योंकि हमारे पास 2 ड्राइवर थे तो हमने इसको हटा दिया और स्कूल से इसको सैलरी नहीं मिल रही है। हमने हर तरह की कोशिश कर ली, इसको ये कह के दे दिया कि हम तुम्हें एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दुकान लगा देंगे, हम तुमको ये करा देंगे, बट वो बहुत रिजिड है। तो एक जो चेंज आना पड़ेगा वो इंडिविजुअल्स के माइंडसेट में भी आना पड़ेगा। दूसरा, अगर अपन सरकार की बात करते हैं तो इनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। जितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि आज सरकार
टर्न अराउंड नहीं कर सकती उन सेक्टर्स को जो बंद है। आज अगर सरकार इन्वेस्ट भी कर देती है टूरिज्म में या ट्रैवल में, ये कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली, सरकार का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे एसएमईज के साथ काम करते हैं। सरकार ने बहुत जगह पेमेंट्स रोक रखे हैं। अब ये एक साइकिल है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट्स रोक रखे हैं, आगे उसने अपने वेंडर के पेमेंट रोके हैं, उसने अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। तो सरकार को सबसे पहले हाइजीन लेवल पे ये देखना पड़ेगा कि जो लोग उन पे डिपेंडेंट है, दे शुड मेक श्योर कि उनका काम, मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत पेनफुल काम है, बट सबसे ज्यादा काम हमारे पास आफ्टर कोविड आया एम्प्लॉइज को हटाने का, क्योंकि उनको पीछे से पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक चीज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एक तो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। सेकेंडली, इनको पेमेंट्स रिलीज करने पड़ेंगे मार्केट में, ताकि उद्योगपति के पास पैसा है वो अपने वेंडर्स को और एम्प्लॉयज को दे। और तीसरी, एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, मैं एक व्हाइट कॉलर की बात कर रही हूँ, बहुत जबरदस्त तरह से रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन स्किल सेट बिल्कुल चेंज हो गया है। आज आपकी लर्निंग एजिलिटी देखी जा रही है, तो हमें इस तरह का एक ओवरऑल वो क्रिएट करना पड़ेगा। लोग नहीं तैयार हैं। एक बड़ी अच्छी केस स्टडी आई थी जहां पे कहते थे जो इंडियन हॉकर है वो एक इंडियन बिजनेसमैन से ज्यादा है, क्योंकि वो साल में 15 बार बिजनेस बदलता है। जब सर्दी का सीजन आया तो मूंगफली कर दी, गज्जक कर दी। वैसा ही बनना पड़ेगा हम सबको। पर लोग बहुत रिजिड हैं, हम अपने घर के स्टाफ को भी देखते हैं, बाकी लोगों को भी देखते हैं, नहीं चेंज होना चाह रहे। तो एक अवेयरनेस के लिए भी गवर्नमेंट को कि कोई काम छोटा नहीं है, आप अपने आप को चेंज कीजिए। कितने लोग हैं जिनको हटाया तो उनकी वाइफ्स ने मास्क बना बना के घर के लिए पैसे कमाए। कितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पे अपन काम, तो स्किल्स भी है, काम भी है, लेकिन माइंडसेट, गवर्नमेंट का भी रोल है और इंडिविजुअल का भी रोल है, और हमारा रोल है टू क्रिएट दिस अवेयरनेस। बिल्कुल, आपदा में अवसर तलाशने की बात जो है वही आपकी सबसे बड़ी स्किल है कि आप परिस्थितियों से कैसे मुकाबला कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा आपका अपना, ये कहें कि जो विल पावर है, आपका अपना एक जो, ये कहें कि यही जो आपके पास में ये सबसे बड़ा काम आ सकता है। अगर आप परिस्थितियों में अगर अपना आपा खो बैठेंगे या अगर हताश हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। लर्निंग एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी दौर में आपको जाना पड़ेगा। हमारा जो मोटिव है यही है कि हम डिबेट को हाइप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, ये बात पहुंच सके कि हाँ वास्तव में हम करना क्या चाहिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे की। एक पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, तो दूसरी बेरोजगार दिवस के रूप में। हैशटैग पे ये काफी चल भी रहा है, ट्रेंड में इस वक्त। मैं हरिमोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, देश आपका, हमारा सबका है। आपने फाइनेंस की जिम्मेदारी संभाली है जब आप मंत्री थे। एक बात मैं जानना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे कि इस वक्त कोविड तो चल ही रहा है, ये तो एक अलग तरह की चुनौती सबके सामने है, और सरकारों के सामने एक बहाना भी है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वैश्विक महामारी है। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें भी लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि ठीक है, कोई 10 दे रहा था तो 5 में ही चलिए। जैसे अब ऋचा जी कह रही थी कि रामबाग पैलेस में 2000 में भी अगर कमरा दे रहा है तो कोई जाने को तैयार नहीं है कि नहीं, घर में ठीक है। तो ये स्थितियां बनी हुई है। अगर भगवान करे ना हो ऐसा कुछ, सामने वाले को भी चिंता है इस बात की और हमें भी चिंता होनी चाहिए। चीन और भारत के बीच जैसे बॉर्डर पे तनाव है इस वक्त, अगर कोविड के साथ में यह भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दिशा में और किस स्तर पर चले जाएंगे। हम ही नहीं, सबके साथ में स्थितियां बनेंगी। एक दो मुल्क अगर लड़ाई लड़ते भी हैं तो उसका एक व्यापक असर होता है विश्व पटल पर। दो जगह पे नहीं होता है, बहुत सारी दुनिया को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी हमारे पास में लगता है कि अभी राजनीतिक दलों के साथ में कुछ कार्य योजना बननी चाहिए, या सुना है मैंने कि प्रधानमंत्री जी ने कॉल भी किया ऑल पार्टी लीडर्स को। तो उस परेशानी के वक्त हम क्या कर पाएंगे, कुछ अंदाजा है इसका? देखो योगेश जी, युद्ध में तो हमेशा ही अर्थव्यवस्था हर देश की गिरती है, चाहे वो पाकिस्तान से करो, चाहे चाइना से करो, चाहे चाइना हमसे करे या हम किसी से भी करें। तो युद्ध के बाद तो हमेशा समझौते हुए हैं, और समझौते होने के बाद हर देश की जिसने युद्ध लड़ा है उसकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बिगड़ी है।
चाहे कम बिगड़ो चाहे ज्यादा बिगड़ो। मुझे तो एक बात का आश्चर्य है कि 6 सवा 6 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वर्तमान सरकार को, इन्होंने कभी भी इस बात की परिकल्पना नहीं की कि अगर ऐसा भी कोई समय आ सकता है जिससे वर्तमान की स्थिति जो चुनौतियां उनके सामने है, तो किसी भी सरकार को इस प्रकार की परिकल्पना करना चाहिए देश के लिए कि आने वाले समय में किन किन प्रकार की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने की संभावना है। लेकिन ये बातें तो जब हो ना, जब माननीय प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार दूसरे लोगों के दिए गए सुझावों को अपने मन में उतारकर एक साथ बैठकर उन आर्थिक सुधारों पर जो चर्चा है, जो आलोचना की जाती है अर्थनीति की, उस आलोचना को भी अंगीकार करके ये पूछे, मनमोहन सिंह जी से पूछे, राम रघु राजन से पूछे, दूसरे इकोनॉमिस्ट से पूछे कि हम इस व्यर्थ व्यवस्था का जो आप आलोचना कर रहे हैं तो इसका विकल्प क्या है। तो सामंजस्य रूप में बैठ करके तो कोई विकल्प निकलता देखता है, लेकिन जब सरकार यही सोच ले कि सारे दुनिया की सारी बुद्धि हम ही दो आदमियों में है और हमारे ही पास है और किसी से न चर्चा करे, न सामंजस्य बिठाए, न अर्थव्यवस्था पे दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने की सोचे, तो हालात यही होना है। अगर ये समय समय पर दिए गए अर्थव्यवस्था के सुझावों को और जो कमियां थी, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे दूसरी बातों की हो, आज जो देश के जो हालात बने हैं ना, इतने चिंताजनक हैं कि ये कितने इधर से सेवा दिवस मना लें, कोई भ्रामक प्रचार करके हिंदू मुस्लिम वाली बात कर दें, लेकिन जो यहाँ का युवा बेरोजगार तो सड़कों पर घूमकर जिस प्रकार से आक्रामक रूप दिखाने लगा है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ने लगे हैं, वो एक ऐसी चुनौती है कि ये तो देश आ रहा हूं मैं, ये आप वापस आ रहा हूं। हाँ, ये देश तो ये देश तो राजस्थान तो दोहरी गुलामी भुगत चुका, राजा महाराजाओं की भुगत चुका और अंग्रेजों की भुगत चुका, इसलिए शांत है। लेकिन बंगाल से जो क्रांतिकारी देश प्रदेश वापस सत्ता को बचा देंगे, आप मान लें। मनीष पारिक साहब जुड़े, मनीष जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मनीष जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और कांग्रेस इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। कहना इनका यह है कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था 2014 में, जब मैनिफेस्टो जारी किया था और जब सभाएं हुआ करती थी उस वक्त, और बेरोजगारी को एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि वर्तमान सरकार फेल्योर है, यानी कि मनमोहन सिंह सरकार। उस वक्त आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के चिंताएं होंगी, मैं इसे खारिज नहीं करता, लेकिन 3.5 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में रोजगार के लिए मुंह भाए खड़े हुए हैं कि हमें रोजगार चाहिए, और 1 करोड़ 20 लाख यानी कि हर साल तैयार होकर के सामने खड़े हो रहे हैं। अवसर इतने नहीं मिल पाते हैं। हम ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, उसमें भी चलिए लोग सेक्रीफाइस करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, अवसर मिल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के जरिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा अभी जैसे होना चाहिए। मनीष जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए, मनीष जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तकनीक खामी के कारण। मैं वापस अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। अर्चना जी, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा। युद्ध की विभीषिका को हम बहुत बार देखते हैं, कई कंट्रीज की स्थितियां देखी हैं जो पता नहीं कब उठ पाएंगे वो, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको भुगतती हैं। हालांकि क्योंकि जैसे राजनाथ सिंह जी के बयान को लेकर के देखें, आज भी हम देख रहे हैं कि पेंगांग जो लेक है उसके पास में 10,000 सैनिक चाइना के डटे हुए हैं, हमारे भी डटे हुए हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि आगे तक विंटर सेशन तक के लिए रसद भी वहां जुटाया जा रहा है। तो स्थितियां तनावपूर्ण है, एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ अगर के हालात भी बनते हैं। राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश को इस मुद्दे से कोई हासिल होने वाला नहीं है। देश को तो उसी से हासिल होगा कि रोजगार के अवसर कैसे बने, उस पोजीशन में क्या होगा। चलिए, आपके पास आऊंगा, उससे पहले मनीष जी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को आप सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। लॉजिक यह है कि 2018 में आपका जो बयान आया, यानी कि प्रधानमंत्री जी का बयान था पकौड़े तलने वाला, उसको कहा कि पकौड़े तुलने के लिए पढ़े लिखे लोगों को तैयार कर रहे हैं। और दूसरा ये सवाल है
कांग्रेस का कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा 2014 में किया था, मैनिफेस्टो में भी था, उसका क्या हुआ? ये कांग्रेस का सवाल है। जी, मैंने आपको कहा ये दोनों बातें हैं। जो अभी सज्जन यहाँ पर बोल रहे थे, वो कुंठा में बोल रहे थे कि 2 जने देश चला रहे हैं, कोई राय लेते नहीं है। उनको राय देनी है तो वो दे दे रहा है। मुद्दे पे बोलो, जो प्रश्न है उसका जवाब दो, मुद्दे पे बोलो। जवाब ही दे रहा हूं मैं आपको। जो प्रधानमंत्री जी से बुला के बात करेंगे ना आपसे कोई दिन, तो आप जवाब याद रखो। ये जो ज्ञान दे रहे हो ना आप, ये इसका कोई मतलब नहीं है दुनिया को भ्रमित करने का। अगर आपने लोन देखे कितने मिले प्रधानमंत्री जन जो कौशल विकास योजना के तहत कितने रुपए के लोन बने हैं, आपको ध्यान है क्या? कैन यू टेल मी कितने पैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत? शिशु लोन क्या होता है आप जानते हैं? युवा लोन क्या होता है? किशोर लोन क्या होता है? 50,000 करोड़ रुपए के लोन राजस्थान के युवाओं को मिले हैं, आप जानते हैं? या पकोड़े के ठेले पे ही खड़े रहेंगे हमेशा? आप जानते हैं ये बात? नहीं जानते हैं। इसीलिए जो मुसीबत है वो ये, इन सबको सरकारी नौकरियां चाहिए। जितने सरकारी नौकरियां चाहिए, आपको सरकारी नौकरियां चाहिए, वही रोजगार है। तो सरकारी नौकरी चाहिए वही रोजगार है, ये गलत बात है। एक बात, 2.5 करोड़ अगर लोग रोजगार नहीं मिले हैं 30 करोड़ 3 करोड़ लोगों को, तो वो पिछली सरकार में मिल गए थे, इसका सबूत है क्या? कोई नहीं है। जिनकी नौकरी गई है वो चलती फैक्ट्री में गई है, इसलिए उनको एनरिच करने के लिए ये MIS का काम किया। इसलिए उनको कह दिया कि जो मध्यम दर्जे की फैक्ट्रियां हैं उन लोगों को लोन मिलना चाहिए चलती फैक्ट्री को। और जो रोजगार लगाना चाहते हैं कौशल विकास की योजना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं लास्ट में आया हूं, आपने सब पहले कर लिया है, तो अभी लास्ट में मौका मिला है, इसलिए मुझे बात सुन लीजिए खाली। योगेंद्र जी, अगर सुनना नहीं है तो रोजगार मिलना भी नहीं है इनको। ये रोजगार लेने की बात कर रहे हैं, 2 मिनट सुन नहीं सकते, केवल और इनको पूछो इससे रोजगार मिलते हैं क्या? इससे रोजगार नहीं मिलते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि 50,000 करोड़ रुपए के राजस्थान में कौशल विकास के लोन दे दिए युवाओं को। उससे वो क्या कर रहे हैं वो मालूम करें, पकौड़े तल रहे हैं या कौन से स्मार्ट उन्होंने फोन पे काम करना चालू किया है, कौन सा काम उन्होंने रोजगार चालू किया है, उसकी रिपोर्ट। एक बात की दुकान था, ये जो विधवा विलाप कर रहे हैं बैठ के, इन लोगों को पता नहीं है कि जो GDP के बारे में बात कर रहे हैं उसका रोजगार से इसलिए संबंध है। कोरोना काल में पूरी दुनिया में कम हो गया है तो हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये मान कर बैठे हैं। दिस इज द परसेप्शन फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट शाउटिंग, डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट टोल्ड से क्वेश्चन कि दुनिया में 2 लोग देश चला रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन आप ये भी तो मान लीजिए कि अमेरिका वाले भी राय लेने आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम स्टार्टअप चलाने में अग्रणी हैं, हिंदुस्तान के लोग अगर स्टार्टअप चलाने में अग्रणी हैं, तो उसका श्रेय किसको देंगे आप? अब नरेगा को बंद नहीं किया है, घर बैठे लोगों को 200 रुपए दे रहे हैं ताकि मनी फ्लो बनता रहे। ये क्यों किया? उसका क्रेडिट तो आप राहुल गांधी को दे दो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब नरेगा की बात होती है तो कांग्रेस को क्रेडिट देने लग जाते हैं रोजगार का। और सबसे सिवाय सरकारी नौकरियों के अलावा इनके पास कोई वो नहीं है कि कैसे रोजगार मिलेगा। 3 तरीके से मोदी जी ने उसको एनरिच किया, उसको इन्होंने कभी नहीं माना। और पहली बात कहा लोन दे दो, खरीद की क्षमता उनको दे दी। जब कोरोना काल भी आया तो उन्होंने कहा कि किसी को नौकरी से मत हटाओ, इन मजदूरों को घर मत भेजो। ये सबको घर भेजने लग गए। बसें नहीं, प्रियंका गांधी बसें लगा के घर लग गए ताकि फैक्ट्रियां लौट के आए तो फैक्ट्री ना चले। ये सिवाय साजिश के कुछ नहीं है। रोजगार की बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में एक छपा है कि जब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, एक सवाल है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपील की, सभी लोग चाहते भी थे। कोई भी एम्प्लॉयर यही नहीं चाह रहा था कि मेरा एम्प्लॉय जो वर्षों से मेरे साथ में बैठा हुआ है वो घर जाए, कोई नहीं चाह रहा था। ऋचा जी हमारे साथ में बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा गांधी बसें क्यों लगा रही थी घर भेजने के लिए? ये केजरीवाल जी ने बस्ती में मुनादी क्यों कराई कि कल सुबह तुम्हारे गांव जाने के लिए बस लगेगी, आ जाओ? इन्होंने क्यों भेजा उठा के घर लोगों को? इसलिए भेजा कि ये अराजकता फैलाना चाहते थे। सुनिए 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 एक बार जरा सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आप बिल्कुल किसी को निकाले भी मत, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यापारियों ने काफी दिन तक
संयम भी बरता। आपके बहुत सारे व्यापारी मित्र होंगे, मेरे से ज्यादा मित्र मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन उन लोगों को इंतजार ये रहा कि क्या हमारी बैंक की किस्त पर्टिकुलर एक टाइम तक के लिए माफ की जा रही है, हमारे बिजली के बिल जिसमें हमारी लायबिलिटी बनती है कि जो काम नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी क्या उसे माफ करेंगे, हम पे जो टैक्स लादे जा रहे हैं क्या उसे माफ करेंगे। सरकारों ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि हम व्यापारी से तो अपेक्षा करें, सरकारें आंख मूंद के सोती रहें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हमारे यूनियन गवर्नमेंट हो। ये कहना बहुत सहज है, उसके लिए प्लेटफॉर्म भी तो बनाना चाहिए था कि हाँ इस तरह से आपको हम राहत दे रहे हैं, आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए। आप बता सकते हैं मुझे कि कौन से सरकार ने कहां पे राहत दी है व्यापारियों को? जी मैंने कहा, ये योगेंद्र जी मैंने आपको इसलिए कहा कि ये जो बात है वो ये कि अगर आप इसको जान जाएंगे, इसको पता चलेगा कि बिजली का बिल कम होना चाहिए, उसके लिए सरकार कुछ सब्सिडी देने वाली है। अगर राजस्थान सरकार ये प्रपोजल बनाती है कि हमारा 25% बिजली का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार अगर दे दे हमको, तो हम इनको आधी छूट दे देंगे। इस तरह का प्रपोजल नहीं आया, कोई स्कूल की फीस का प्रपोजल नहीं आया। जब राशन की बात हुई, राशन की बात जब हुई तो जो मोदी जी ने नवंबर तक का राशन लोगों को कहा कि जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है उन सबको भी केंद्र सरकार राशन देगी, जिनका रोजगार धंधा कोविड के कारण चला गया है, आपको मालूम है। और इसके कारण उन्होंने जन आधार कार्ड को के नाते से जन मित्र पर जाके योजना में नाम जुड़ाने के लिए 3 अगस्त तक नाम जोड़े हैं। पहले 5 मुझे ध्यान है 5 जून तक नाम जोड़े गए थे। ई मित्र पर जाकर लोगों ने नाम जुड़ाए, उनको राशन मिला। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 800 रुपए का राशन उनको एक बार 1 महीने के लिए दे दिया 2000 रुपए तक का, क्योंकि 5 किलो तो गेहूं मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी। अगर आप 10 जने परिवार में है तो 50 किलो गेहूं मिल जाएगा। ये मोदी जी ने विचार किया। ऐसे ही अगर बिजली के बारे में कहते हैं तो ये राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार अगर कोई प्रपोजल लेकर आती तो विचार करते हो, लेकिन ये केवल अराजकता फैलाने में लगे रहे। ये केवल प्रियंका गांधी जी की बस में लोगों को बैठाने के लिए राजस्थान से आरटीओ के जरिए बसें इकट्ठी करके यूपी के बॉर्डर में भेजते रहे, और उसके बाद में रोजगार का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप सोचिए, साजिश शामिल वो जाने मजदूर कर रहे हैं, 800 रुपए की बात कर रहे हैं। सर 800 रुपए की बात कर रहे हो, 5 किलो गेहूं 1 किलो दाल जो देने की बात करो, दाल चने की होती है उसमें भी, चले बहुत बढ़िया बात है, वो भी न्यूट्रियस फूड है। बट आप ये बताइए कि 800 रुपए किस हिसाब से बता रहे हैं? इसमें गेहूं जो हम ले रहे हैं 28 रुपए किलो तो आपके सरकारी रेट है, या आप उसके ऊपर ले सकते हैं गेहूं, तो आप कहां से 140 रुपए का गेहूं? मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी, मैं आपको हिसाब बता सकता हूं। अगर 6 लोग हैं, 5 इसको 1 जने मिलेगा, 30 किलो हो गया ना। मेरा निवेदन सुनिए, ये सेंसिटिव सरकार है, जिसने केंद्र सरकार जिसने ये विचार किया कि खाने की दिक्कत नहीं हो, कम से कम वो तो फ्री में दिया। एक मैं ये दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर बिजली की रिलीफ चाहिए, अगर की बात थी तो उसका प्रपोजल तो होना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, ये नहीं हुआ। चलिए हम उनको खाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो चलिए बड़प्पन है कि हमारे व्यापारियों का भी, जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका भी, लेकिन ये लंबा नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को वो है ना, पर अभी आपदा के समय हो रहा है, बाद में तो इंडस्ट्री चालू होंगी तभी तो। पर ये तो मजदूरों को घर जाके छोड़ा है गांव में। ये तो चाहते थे कि गांव चला जाए मजदूर, बसें लगा दो तो फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा? खत्म हो गया हमारा तो। मजदूरों को तो तुम छोड़ जाओ। यह व्यवस्था तो सभी को करनी चाहिए थी, पैदल चलने से तो ठीक था। मेरा तो ये मानना है कि उस वक्त, खैर वो दौर निकल गया, जो जिस स्टेट से पैदल चल रहा है उसको उस स्टेट की जिम्मेदारी, ये पहले से होना चाहिए था लॉकडाउन से पहले, कि उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि इन मजदूरों को या जो भी पलायन करके जा रहा है उसको बॉर्डर तक ये पहुंचाएंगे, फिर अगला राज्य उनको पिक करेगा, उस बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है ये होता तो शायद देश का बहुत ही सुंदर भविष्य होता और बहुत अच्छी स्थितियों में होते हम लोग। बट चलिए खैर, वो जो भी आप लोगों का एजेंडा नहीं कर पाए। मैं वापस एक बार अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, परिस्थितियां और ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन देखिए, हम अगर किसी को कहें कि पड़ोस का बच्चा बीमार हो रहा है, केवल हम उनके आंसू पहुंचने से बच्चा ठीक नहीं हो सकता। हमें उसको ये बताना चाहिए कि आप डॉक्टर को दिखाइए, ये डॉक्टर की दवा नहीं लग रही तो आप अमुक डॉक्टर को दिखवाइए, इसकी जांच करवाइए। हमें उस रूट लाइन पे जाना चाहिए, तब लगता है कि हम सही दिशा में उस परिवार को
संबल दे रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं और एक दिशा भी दे रहे हैं। डिबेट का मकसद ये होना चाहिए कि लोग देखें तो लगे कि हाँ बिल्कुल कुछ कहा है। हमारा मकसद ये है कि हाइट दें कि उसने ये कहा या नाम लेकर के हम चीख चीख के बोल रहे हैं, क्योंकि एक अलग ट्रैक पे जा रहा है आजकल मीडिया भी, जिसमें डिबेट का मतलब ये समझ के चलते हैं कि चीखना ये चिल्लाना। संबित पात्रा से ट्रेनिंग लेते हैं ये मैं ये संबित चाहता पात्रा हूं से कि बिल्कुल हम लेते एक रिजल्ट पे भी पहुंचे। वास्तव में सरकारों को करना आप क्या चाहिए? भ्रामक भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं। आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद बता रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, ये झूठ है। अरे मैं नहीं बता रहा, झूठ है, पूरा देश बता रहा है। मैं आ रहा हूं, अरे मैं अब बता रहा हूं, भी आप बन रहा पहले है। से नहीं है, कोई अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं और जो कोई काम कर रहा है उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये अराजकता फैलाना नहीं है तो क्या है? ये राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अर्थात इनके पास आ रहा हूं मैं। आपको और पढ़ लेना करना चाहिए। हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों हुई है और दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो नलीफाई थी, जिनका कोई रोल नहीं था, लेकिन बाद में उनकी इकोनॉमीज मेजर इकोनॉमीज बन के इमर्ज हुई है। तो आज हमको ये तू मैं ये बेरोजगार सप्ताह मनाना और ये सेवा सप्ताह, आई डोंट थिंक सो कुछ भी। एक जो हमको इस टाइम पर गीता का ज्ञान रखना चाहिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आपको सीधे रिजल्ट्स पे भी नहीं जंप करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हर इंसान को हर लेवल पे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है अपने लिए जॉब जनरेट करने के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जॉब जनरेट करने के लिए। उसके लिए एक चीज जो मैं, ये जो आत्मनिर्भर भारत है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉल है। ये वोकल फॉर लोकल जो है वो भी बहुत अच्छा कॉल है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मुझे लगता है इसमें अपोजिशन को भी बिल्कुल ज्यादा डिबेटेबल उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, अपना सहयोग दे, क्योंकि जो लोग जॉब गंवा रहे हैं वाकई उन लोगों के परिवारों की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर हम आंकड़े देखें, लोकसभा में जो आंकड़े प्रेजेंट हुए हैं, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने पीएफ फंड्स निकाले हैं, विड्रॉ कराए हैं इस कोविड काल के पीरियड में, यानी कितने लोगों की जॉब्स गई है। यहाँ से ये चीजें समझ में आती हैं। जापान बिल्कुल खत्म हो गया था, जापान ने किस तरह से अपनी इकोनॉमी को रिक्रिएट किया है। मुझे लगता है हम भारत के लिए ये वाले अगर लर्निंग लेसन को अपने दिमाग में रखकर आगे चलें तो एक प्रबुद्ध और एक इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं ना, वो तब तक नहीं आएगा जब तक इकोनॉमिक स्लेवरी से हम लोग बाहर नहीं आएंगे। तो हमको खुद को, अपने खुद के भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नए एवेन्यूज क्रिएट करने हैं, उसको लेकर सोचे हम, तो ये ज्यादा अच्छा और एक पॉजिटिव दिशा में जाती हुई डिबेट दिखेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि हमें सार्थक परिणाम के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल ठीक है कि हम कर्म तो करें। यही मैं कहना चाह रहा था कि जो जी। ये प्रधानमंत्री कौशल योजना है, आप देखिए इसमें शिशु लोन, तरुण लोन, युवा लोन, इस तरह से 2 लाख रुपए तक, उसके बाद 5 लाख तक, 10 लाख तक, और एमएसएमई के बारे में इस सरकार ने जितना अच्छा काम किया है, वो रोजगार जनरेट करने को ही तो है, वो व्यापारियों को ही तो है। हम नए उद्योग एस्टेब्लिश करने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, जो पहले से इंडस्ट्री चल रही है उसको जनरेट करना है, उसको एनरिच करना है। उसको एनरिचमेंट के लिए मोदी सरकार ने जो योजना चलाई वो पहली बार चली है, तो रोजगार तो बढ़ने चाहिए ना। रिकॉर्ड कायम किया अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में मोदी सरकार ने, रिकॉर्ड है, हिस्ट्री लिखी जाएगी। तथ्य है या केवल भाषण है? कोई तथ्य हो तो बताइए। माइनस ये कितने करोड़ रुपए वहां से रिलीज हुए हैं एमएसएमई के लिए, ये बता सकते हैं क्या आप? एमएसएमई पैसे दिए, ये बता सकते हैं? और ये नहीं बता सकते और कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया। मनीष जी, मेरे ख्याल में इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए आपको भी और हरिमोहन जी को भी। कैट की जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है, हालिया जो डिस्टर्ब हो गया इनको वहां से। लोगों की तलाश है, उनको आपदा में अगर आप अवसर तलाश करके अगर खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत
की बच्चों की ठीक से कुछ जो भी ये है एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी, तो इस पे कैसे एक्सरसाइज करनी होगी? जी ऋचा जी, आप सुन रही हैं मेरे को? ऋचा जी, आप सुन पा रही हैं मेरा? अनम्यूट करिए। अनम्यूट अनम्यूट। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई थी, आप एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद। जी 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 ऋचा जी, समय कम है, मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं सुन पा रही मैं। डिफेक्ट आ गया। तो कुछ हुआ था। हाँ, देयर इज अ नेटवर्क इशू आई थिंक। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।